हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपक्रू सीएस एकेडमी। तो आप लोग को ये पता है बहुत काफ़ी दिन हो गए कोई क्लास नहीं पढ़ रही है इस प्लेटफॉर्म पे। वो कुछ इशू आ गया था, इसके कारण क्लासेस नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब प्रॉपर वे में हम लोग क्लास स्टार्ट किए हैं। तो अब जो भी क्लास है वो आएगी। बीच में जो इशू आया था उसके कारण क्लासेस नहीं पढ़ पा रही थी। और मेरी क्लास वैसे भी मैं आप लोग को बताऊं कि वो सिलेबस डिस्कशन का मैं आपको एक वीडियो पढ़ा है मेरा, वो कि जो यूपीएससी का जीएस पेपर सेकंड का पेपर है, मतलब यूपीएससी में आपका ये स्टेट पीसीएस में भी यही काम करता है। जैसे यूपी पीसीएस हो गया तो वहाँ भी आपका जीएस पेपर सेकंड इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस है। तो उसी टॉपिक इस प्लेटफॉर्म के द्वारा मैं आप लोगों को जीएस पेपर सेकंड पढ़ाऊँगा। तो मैं आप लोग को सिलेबस डिस्कशन किया था, उसके बाद ये बोला था कि आगे वाले जो आएंगी क्लासेस उसमें मैं क्या करूँगा कि आप लोग को टॉपिक वाइज जो भी यूपीएससी का सिलेबस है उसमें टॉपिक वाइज सारे टॉपिक्स को कवर किया जाएगा, मतलब स्टेप बाय स्टेप। तो मैं वो बता दिया था पहले कौन से टॉपिक्स हम पढ़ेंगे। तो अभी जो हम लोग दोबारा से अब शुरू करें उसमें एक चीज़ मुझे लगा कि पहले बेसिक कुछ, क्योंकि अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं या कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं तो या कोई जैसे आप इंडियन पॉलिटी ही पढ़ रहे हैं तो उसके बेसिक्स कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाए पहले तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पहले बेसिक चीज़ें, अगर कॉन्सेप्ट एक बार बेसिक का क्लियर हो गया तो आप जो भी पढ़ोगे उस पर अच्छे से आप कमांड कर पाओगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो एनसीईआरटी, वैसे भी आप यूपीएससी का देखोगे जो एग्ज़ाम वगैरह होता है, कई बार तो जो एनसीईआरटी की बुक हैं उनके जो हेडिंग्स होते हैं उसी से सीधा क्वेश्चन उठा के पूछ लेता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो एनसीईआरटी है 11th क्लास की, मतलब जो भी मतलब रिक्वायर्ड एनसीईआरटी है कि हाँ पढ़नी चाहिए। देखिए मैं ये नहीं कहूँगा आप 6 की एनसीईआरटी 7, ठीक है अगर आपके पास बहुत टाइम है तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन एक नॉर्मल कि हाँ कौन सी एक दो एनसीईआरटी जो आपको मस्ट आप मतलब पढ़नी चाहिए, तो मैं इसमें कहूँगा कि 11th क्लास की जो एनसीईआरटी वो आप लोग को पढ़नी ही चाहिए थी और पढ़नी ही चाहिए, क्योंकि इसमें आपके जो बेसिक्स हैं, बहुत ज़रूरी बेसिक्स टॉपिक्स हैं, वो यहाँ पे 11th क्लास की एनसीईआरटी में आप लोग को मिल जाएंगे। तो सारे टॉपिक्स तो बेसिक आपको ज़रूरी है, वो भाई क्लियर करना ही करना है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि पहले एक बार एक सीरीज चला रहे हैं एनसीईआरटी की, कि मतलब वो चाहे ज्योग्राफी में होगा तो जो ज्योग्राफी आप लोग को पढ़ाएंगे वो टीचर पढ़ा देंगे। इकोनॉमिक्स की जो भी क्लासेस चल रही हैं उसमें जो एनसीईआरटी की समरी, मतलब क्या है कि पूरी एनसीईआरटी बहुत टाइम लग जाएगा कि हम लोग शुरू करें और उसको नहीं, क्या करेंगे कि जो चैप्टर वाइज है उसकी समरी, कि हाँ इसमें ये मेन टॉपिक है, इस पर ये बात करके कि हाँ उसकी कुछ समरी जो भी है इंपॉर्टेंट समरी हम लोग आप लोग को, जैसे कुछ बहुत बड़ी वीडियो ना बना के एक छोटी छोटी मतलब कुछ आप 40-45 मिनट की ऑलमोस्ट ऐसे वीडियो बना के वो एक एक चैप्टर के जो समरी हैं उसको कवर करा देंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि जो इंडियन पॉलिटी की 11th क्लास की एनसीईआरटी मुझे लगता है, और लगभग सभी लोग ये प्रेफर करते हैं कि 11th क्लास की एनसीईआरटी बेसिक्स के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये आपके यूपीएससी जीएस पेपर सेकंड जो इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस है उसमें के जो टॉपिक्स हैं उससे ही डायरेक्ट का मतलब आपका इनका क्या है इंट्रैक्शन एक तरह से हो जाता है कि हाँ ये टॉपिक और यहाँ के जो आपके चैप्टर्स हैं वो एक से हूबहू मिलते हैं। तो ये हम क्या करेंगे कि ये जो आपका एनसीईआरटी है तो उसका समरी है, पहले एक सीरीज कर रहे हैं उसमें, मतलब मैं 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ाने के बाद सीधा अपने टॉपिक्स पे आ जाऊंगा कि यूपीएससी के सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक है उस पर काम करेंगे। तो ये जो पढ़ोगे वो आप टॉपिक के ही हैं, लेकिन क्या है बेसिक्स हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि बेसिक्स एक बार अच्छे से कवर कर लेते हैं। तो आज जो हम लोग की क्लास होने जा रहे हैं वो एनसीईआरटी की 11th क्लास की एनसीईआरटी की पहला चैप्टर जो उसका है कि संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन उसका पहला चैप्टर है, उसी की समरी हम लोग करेंगे आज। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि अब कह रहे हैं कि अब संविधान है तो उसमें कह रहे हैं क्या और क्यों, मतलब संविधान क्या क्या मतलब क्या है, संविधान क्या है और क्यों, मतलब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, मतलब हमें संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी। अगला क्या, इसके कार्य क्या हैं। अब भाई संविधान के कुछ कार्य होंगे वो सब भी देख लेंगे, कैसे संविधान कैसे बना। ये आपके एनसीईआरटी का जो पहला चैप्टर है संविधान, उसमें ऐसे आपके ये हेडिंग्स पड़ी हैं कि मतलब वहाँ पहले ही बड़े अच्छे से उन्होंने डिफाइन किया। तो ये तो हम लोग जल्द मतलब आपके 30 मिनट 35 मिनट के अंदर सारी समरी बता देंगे, बस इसलिए ये बेसिक्स हम लोग को। अब अगर ये आप ये थोड़ा देख लेंगे फिर एनसीईआरटी पढ़ लेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, बस वही है। तो यहाँ क्या संविधान क्या है, क्यों, इसके कार्य क्या है, कैसे। तो सबसे पहले देखते हैं संविधान क्या है। ये कह रहे हैं कि ये आपका ये जो संविधान है ये क्या है, संविधान क्या है। संविधान क्या है, तो संविधान क्या है कि आपका जो मतलब कोई
एक ऐसा दस्तावेज होना चाहिए किसी भी समाज में कि मतलब संविधान इसलिए बनाया जाता है कि वो एक बुनियादी कानून, मतलब क्या कहते हैं, फंडामेंटल, मूलभूत कानून, जिसके मतलब जो वो मूलभूत कानून है, अब जो भी कानून बनेंगे उस मूलभूत कानून को देख के, मतलब उसके परिप्रेक्ष्य, मतलब उसकी भावनाओं को, मतलब उससे ऊपर नहीं जाके बनाएंगे। तो यहाँ क्या है कि जो मूलभूत कानून, तो संविधान क्या है, एक मूलभूत कानून है किसी भी देश के लिए, मूलभूत एक फंडामेंटल लॉ जो होता है वो क्या है, आपका संविधान है पहला। मतलब अब इसी के बेसिस पे आपका पिलर क्या है, आप जैसे आपके मतलब बहुत सारे कानून तो हैं, लेकिन उसका जो कहते हैं ना घर बनाते हो, तो आप उसमें क्या, पहले तो उसकी नींव होती है। तो कोई भी लॉ है वो संविधान के मतलब खिलाफ नहीं होगा, मतलब संविधान में जो प्रोविजंस है उनका उल्लंघन नहीं करके बनाया जाएगा। अगर उसका उल्लंघन करेगा तो वो हमारे यहाँ क्या है, न्यायपालिका है, क्या करती है, स्ट्राइक डाउन कर देती है कि वो कानून मतलब उनको क्या करती है, जीरो, मतलब गलत है, शून्य। तो ये तो संविधान क्या है, आपका मूलभूत कानून है, बुनियादी कानून है, इसके ऊपर ही जो भी कानून बनेंगे इसको बेसिस बना के ही कानून बनाए जा सकते हैं। तो संविधान क्या है, एक मूलभूत कानून है। अब इसमें जैसे आपका देखिए, इसमें लिखा भी है, क्या है ये आपका संविधान, मतलब सम प्लस विधान, ये मतलब सम मतलब क्या हो गया आपका, इक्वल, और ये क्या हो गया आपका, लॉ। मतलब इसका संविधान का क्या मतलब है कि इक्वल लॉ। यहाँ पे कह रहे हैं कि मतलब जो कानून बनेगा वो जितने भी जैसे जो समाज है उनके लिए एक समान कानून होगा, मतलब संविधान। तो इक्वल आपका ये हो गया, और ये आपका विधान मतलब एक विशिष्ट, कोई एक विशिष्ट मतलब आप कानून बनाए, उसके बेसिस पे सारे कानून बने। तो ये आपका हो गया संविधान का मतलब। संविधान क्या है, संविधान क्या है, अब यहाँ पे लिखा है संविधान एक दस्तावेज है। संविधान क्या है, संविधान एक दस्तावेज है। दस्तावेज का मतलब आप समझ रहे हैं, दस्तावेज मतलब हम लोग बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, तो उसमें क्या है कि किताब पढ़ें, जरूरी नहीं है कि उसमें जो चीज़ें लिखी हों, लेकिन यहाँ दस्तावेज का मतलब ये है कि ये संविधान मतलब एक दस्तावेज होने का कारण कि इसमें जो सारी चीज़ें लिखी गई वो अप्लीकेबल होंगी, मतलब कहीं ना कहीं लागू होंगे। उसको लागू, जो इसमें चीज़ें लिखी गई हैं वो लोगों के लिए, नागरिकों के लिए क्या होती हैं, लागू होती हैं, अप्लीकेबल हैं, उसका मतलब यूज़ होता है। ना कि ये सिर्फ ऐसे लिख दिया गया बुक में, आप पढ़ लिए, उसका कोई उपयोग यूज़ नहीं करें, नहीं। इसमें जो सारी चीज़ें लिखी गई हैं उनको क्या किया जाएगा, लागू किया जाएगा लोगों के लिए, उनके जो भी उनकी मतलब प्रॉब्लम्स हैं या जो भी उनको दिक्कत है, तो उस पर क्या करते हैं हम लोग, कानून बनाते हैं। कानून बना के उन सब चीज़ों को क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। तो वो इसमें लिखी गई सारी, वो दस्तावेज का मतलब कि सिर्फ एक बुक नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन बस एक किताब नहीं है, उस किताब में जो भी सारी चीज़ें लिखी वो लागू होंगी, मतलब एक कानून के रूप में कहीं ना कहीं लागू होंगी। जो सरकार की, आगे क्या लिखा है, जो सरकार की शक्तियों पर अंकुश लगाते हैं। देखिए क्या होता है कि हम कोई सरकार बना लिए, अब वो कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब क्या है कि कोई हमारी सरकार बन गई, तो जो सरकार की शक्ति पर उनको तो हमने क्या किया, हम क्या कहते हैं अपने यहाँ क्या है, प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक सरकार है, मतलब लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार। तो उनको तो हमने मतलब चुन लिया, वो गए वहाँ कानून बनाए। लेकिन कुछ हमारे देश में एक समान ऐसे ही नहीं लोग हैं कि कोई एक पर्टिकुलर एक कास्ट के या एक धर्म के लोग हैं, बहुत सारे धर्म के लोग हैं। तो उसमें क्या होता है कि कई बार जैसे गई सरकार तो कुछ ऐसा कानून बना दी कि जो अगला धर्म का कोई व्यक्ति है उसको क्या, उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, हार्म हो रहा है। तो क्या है, तो ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, सरकार की शक्ति, भाई हमने उनको शक्ति दे दी तो उन शक्तियों का उन्होंने मिसयूज भी तो हो सकता है। तो क्या करता है, संविधान का सबसे बड़ा काम यह है कि जो सरकार है ना, उनके ऊपर भी वो क्या करते हैं, एक अंकुश लगाते हैं कि नहीं, अगर आप ये कर रहे हो तो गलत है। मतलब उसके ऊपर क्या है, न्यायपालिका होगी ही कि आप ये कानून अगर गलत बना रहे हो तो वो गलत कानून को क्या करेगी, स्ट्राइक डाउन कर देगी, खत्म, नहीं, उसको लागू नहीं होने देगी, गलत भाई। क्योंकि आप किसका, जो आपका बेसिक लॉ है, मतलब आप उसका उल्लंघन कर रहे हैं। मतलब आप, मैंने मतलब बुनियादी कानून, मतलब जो भी आप कानून बनाएंगे इससे इतर नहीं जाके बनाएंगे, इसके बेसिस पे ही बनाएंगे। तो जैसे ही आप इसके बेसिस पे बनाए तो इसमें तो क्या होता है, सरकार को मतलब आप, सरकार तो हमने चुन लिया, आप बन गए, लेकिन ऐसा नहीं कि आप उन शक्तियों का मतलब मिस यूज़ करेंगे या जो भी मन करे आप अपने लिए या किसी अपने के लिए, सरकार में जो लोग हैं उनके लिए क्या करोगे, आप कुछ शक्ति का मिस यूज़ करोगे। तो क्या करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन उन पर भी क्या करता है, अंकुश लगाता है। उसमें क्या करते हैं, उसके यही अंकुश के कारण आज हमारा लोकतंत्र क्या है, मतलब कि लोगों का शासन,
इसमें कहते हैं बाय द पीपल टू द पीपल या फॉर द पीपल, मतलब क्या, लोगों का कानून लोगों के लिए है। तो ये लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार का लोगों मतलब उनके लिए ही है, तो व्यवस्था की जाती है। यहाँ अगला क्या है, प्रजातांत्रिक व्यवस्था की स्थापना करते हैं। मतलब अगर ये सब अंकुश ना लगाए या जो शक्ति, अगर संविधान ना हो तो फिर लोकतंत्र कहाँ है? तब तो वो फिर वही पुराना वाला कानून जो राजा ये सब लोगों का चल रहा था कि किंगशिप, वो सब वाले में चले जाएगा, तो फिर लोगों का शासन तो नहीं रह जाएगा। तो वो स्थापना करता है। ये किसके कारण हो रहा है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कारण हो रहा है, जिसमें सभी व्यक्तियों को कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात ये है, देखिए क्या कर रहा है, अधिकार की बात कर रहा है कि इसमें जितने सारे लोग, मतलब उस देश के जितने नागरिक हैं, उन सभी लोगों को कुछ ना कुछ अधिकार, क्या, फंडामेंटल राइट। आप ये देख लीजिए ना, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, फंडामेंटल राइट है ना, तो वो क्या कहते हैं कि कुछ ना कुछ अधिकार उनको प्राप्त है, सभी नागरिक को। और ये मैं अभी भारत के, मतलब भारत के संविधान के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब दुनिया में जहाँ भी कॉन्स्टिट्यूशन है सब में ये चीज़ें मतलब वहाँ क्या बना, संविधान क्या है, तो उसकी मतलब क्यों बनाया गया, इन सब चीज़, मतलब संविधान उनका एक दस्तावेज है। जैसे बहुत जगह क्या है, दस्तावेज कहने का मतलब कि लिखित रूप, मतलब ज़्यादातर, मतलब क्या होता है, बहुतायत क्या होता है कि दस्तावेज जो संविधान क्या है वो लिखित रूप में। हाँ, कुछ देशों में जैसे आपका देख लीजिए ब्रिटेन में क्या है, मतलब लिखित नहीं है, लेकिन है ये कि वहाँ पे क्या कहते हैं, जो चीज़ प्रचलन में आ गई वही क्या हो गई आपकी संविधान में, उसको ऐड कर दिए या जो भी। तो वहाँ क्या लिखित संविधान तो नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ पे मतलब है संविधान जो लिखित रूप में नहीं है। उससे क्या, मतलब वो चीज़ें तो आप कर ही रहे हो ना, कि जो चीज़ जैसे हमारे यहाँ लिखित रूप में है, तो मस्ट टाइम जो होता है कि दस्तावेज मतलब लिखित संविधान ही है। कोई बस 2-4 ऐसे कंट्री होंगे जहाँ पे मतलब लिखित संविधान नहीं है, लेकिन संविधान जैसा कुछ वहाँ है। तो ये है, कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं। तो मतलब हर व्यक्ति को, मतलब ये चाहे कोई भी कंट्री हो, वहाँ के हर व्यक्ति को कुछ, जैसे अपने यहाँ क्या है, फंडामेंटल राइट, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, फंडामेंटल राइट। क्योंकि अगर उसका उल्लंघन होता है, संविधान क्या करता है, उसका उल्लंघन सरकार या कोई भी व्यक्ति, उसका उल्लंघन सरकार क्या करती है, फंडामेंटल राइट का उल्लंघन नहीं कर सकती। अगर उस फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो क्या है, न्यायपालिका भी है, वो क्या करेगी, उस पर रिव्यू करेगी, उसको स्ट्राइक डाउन करेगी। तो ये हो गया। तो संविधान क्या है, संविधान एक दस्तावेज है जो सरकार की शक्तियों पे क्या करता है, अंकुश लगाता है कि वो मनमानी तरीके से शक्तियों का उपयोग नहीं कर सकते। संविधान उनको शक्तियां देता भी है, तो शक्तियों पे उनके अंकुश भी लगाता है। तो सरकार ऐसी प्रजातांत्रिक रख कर क्या करता है कि वो अंकुश लगाकर ही क्या करता है, डेमोक्रेसी, अपने यहाँ जो है प्रजातांत्रिक व्यवस्था, डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है वो उसकी स्थापना करता है। किसके, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा होता है ये सब, जिसमें सभी व्यक्तियों को, मतलब जितने भी लोग हैं अपने देश के, मतलब या जो भी उस देश के नागरिक हैं, उन सभी को क्या, कुछ ना कुछ फंडामेंटल राइट उनको मिले होते हैं बाय कॉन्स्टिट्यूशन। अभी हो गया। अब संविधान क्यों, देखिए संविधान क्यों, मतलब इसको समझने से पहले मैं पीछे की कुछ, मतलब आपके इतिहास की बातें कर लेता हूँ। उसमें क्या कहते हैं, संविधान की पहले क्या था, मत्स्य न्याय था। मत्स्य न्याय का मतलब आप समझ रहे हैं, पहले क्या था। अब देखिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ, आप लोग को बता दिया हूँ। तो ये संविधान एक दस्तावेज है वगैरह, ठीक है। हम लोग की पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोग को जितना हो सके अच्छे से अच्छे तरीके से पढ़ाने की पूरी कोशिश रहेगी, समझाने की। फिर भी अगर कुछ गलती हो तो गलतियां किससे नहीं होती है, थोड़ा बहुत तो कभी कभी हो जाती हैं। वो नहीं कह सकते कि हम एकदम परफेक्ट हैं। कोई भी इंसान कभी ये परफेक्शन वाली चीज़ कभी नहीं आती। आप जब तक आप कहते हैं ना वो परफेक्शन, आप जिस टाइम मर रहे, मतलब आपके लास्ट टाइम चल रहा होता है, उस टाइम तक भी आपके लाइफ में परफेक्शन नहीं आता, थोड़ी बहुत चलती हैं। तो वही मैं कि अगर होती भी है, लेकिन अपनी तरफ से जानबूझ के कभी ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे। कोई भी टीचर हो वो अपनी पूरी कोशिश करता है कि जितने अच्छे से अच्छे कंटेंट आप लोग को दिया जा सके, तो वो उसकी तो हर टीचर की यही कोशिश रहती है। तो ये है। अब अगला हम लोग क्या बात करेंगे, कह रहे थे संविधान क्यों, मतलब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। अब यहाँ मैं बता रहा हूँ क्या कि संविधान क्यों, संविधान क्यों। तो सबसे पहले इसमें मैं बात करूँ कि अब मैं बोला इतिहास में थोड़ा देख लेते हैं कि संविधान की ज़रूरत पड़ी भाई क्यों, मतलब इसके पहले भी तो कुछ रहा होगा, लेकिन संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो देखो पहले क्या था, सबसे पहले जब था तो उसमें क्या था, मत्स्य न्याय, मतलब मत्स्य न्याय ये हो गया। मत्स्य न्याय मतलब होता है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा रही है। मतलब वहाँ पहले कानून ऐसा था कि जो बड़े लोग होते थे तो जो उनके नीचे छोटे लोग होते थे तो क्या होता, वो उनके ऊपर अपना प्रभुत्व जमाते रहते थे, जो मन करता था करते रहते थे। तो वही है कि जो पावर में है, जिसके पास ज़्यादा पावर है, उसके नीचे जो है उसको दबाएगा, फिर उसके नीचे वाला पावर
तो उसके नीचे मतलब यही चलता था, कोई कानून नहीं, कोई संविधान नहीं, कोई कुछ नहीं, बस पावरफुल, मतलब जिसके पास जितनी पावर उसके नीचे जो भी है उसका क्या करेगा, अतिक्रमण करेगा या उनको परेशान करेगा, जो भी है वो मत्स्य न्याय चलता था। तो धीरे धीरे मत्स्य न्याय से कन्वर्ट होके क्या हुआ, राजतंत्र। अब देखो यहाँ से पहले, सबसे पहले क्या था, मत्स्य न्याय मतलब बड़ी मछली छोटी मछली को खा रही, तो ऐसे बड़े लोग छोटे लोग को, जो उनसे नीचे रहते थे उनको क्या करते थे, परेशान करते थे, उनकी शक्तियों का या जो भी उनकी बहुत सारी चीज़ प्रभुता संप्रभुता का हनन करते थे अपने तरीके से, मतलब कानून बन जाता था, जो जितने पावरफुल हैं उनका कानून उस हिसाब से उनके ऊपर लागू होता, मतलब जो भी बोले वही कानून है। अब अगला क्या आ गया, राजतंत्र। इसके बाद देखिए पहले मत्स्य न्याय, फिर नीचे आ गया क्या, राजतंत्र। राजतंत्र मतलब क्या होता था, राजा, जो मतलब आप मध्यकाल में देख लीजिए, इसके एंशियंट में चले जाइए आपके, तो जितने भी राजा वगैरह हुए, चाहे अशोक हों या तो फिर मौर्य काल में, फिर आप चले जाए हर्षवर्धन हो गए, जितने भी राजा थे वो क्या था, राजतंत्र। मतलब जो राजा कहता था वही क्या हो जाता था, कानून हो जाता था। राजा जैसे अगर बोल दिया कि हाँ मतलब ये, जैसे कोई प्रथा चल रही है कि मतलब अगर कोई थोड़ी सी भी गलती करता तो उसे फांसी की सजा होगी। इंदर की मतलब कि छोटी सी गलती, कोई राज्य में एक भूखा आदमी चोरी भी कर ले तो भी उसे क्या है, भूखा आदमी चोरी करे तो वो तो एक तरह से, अगर भूख लगी है, भूख के कारण चोरी की है तो उसके लिए तो ऐसा नहीं सजा, लेकिन उस टाइम क्या था कि राजा जो बोल देता था कि हाँ इसे फांसी होनी चाहिए, हो जाती थी। तो राजतंत्र मतलब कि राजा जो कहे वही कानून है, और इसमें जो कोई चुनाव नहीं, कुछ नहीं। अब जैसे इनसे क्या होता था कि आपका जो वंश मतलब राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ये राजतंत्र में चलता था। तो मतलब क्या होता था कि वो चाहे उतना पावरफुल हो, उसके लिए कैपेबल हो कि वो राजगद्दी संभाले या ना, उससे मतलब नहीं है, उसके अंदर वो सारे मतलब मेरिट्स हैं कि नहीं, वो मतलब ही नहीं था, वो राजा का बेटा है बस, ये मतलब था राजतंत्र में। तो क्या हुआ, अब एक टाइम तक तो यहाँ तक लोग सह रहे थे कि चलो ठीक है कुछ हो रहा है, सह रहे हैं, राजतंत्र में भी सह रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जो आपका समाज होता है वो क्या है, जैसे आज यहाँ है, ये समाज आज यहाँ पे है, तो एक टाइम पे तो थोड़ा अब इसका भी तो ग्रोथ होगा, ऊपर जाएगा ही समाज, मतलब लोग धीरे धीरे क्या हुआ, चेंज होने लगे। तो अब यहाँ लोग इन सब चीज़ को क्या किए, नकारने लगे, नहीं मुझे राजतंत्र नहीं चाहिए, मुझे मत्स्य न्याय। तो क्या आया तब, इसी के बाद आपका क्या, तीसरा आ गया आपका लोकतंत्र। मतलब आपका क्या आ गया, प्रजातंत्र, जिसे कहते हैं लोकतंत्र। लोकतंत्र है, इसी को बोलते हैं प्रजातंत्र। क्या बोलते हैं, प्रजातंत्र। अब आ गया आपका लोकतंत्र और प्रजातंत्र, मतलब डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। तो इसमें डेमोक्रेसी में क्या हुआ, डेमोक्रेसी का मतलब कि अब लोगों का शासन अपने ऊपर खुद है, मतलब लोग जो भी कहते हैं ना कि लोगों का शासन अपने लिए। यहाँ क्या था, राजा करता था, नहीं, अब क्या करेंगे, जितने नागरिक हैं वो अपने ऊपर ही खुद, लोग अपने ऊपर खुद शासन कर रहे हैं। डेमोक्रेसी का मतलब ये है, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, टू द पीपल, मतलब लोगों का शासन लोगों के लिए। तो ये हो गया, लोकतंत्र में ये आ गया। तो ऐसे देखिए कैसे, क्यों, अब यहाँ जब आया तो यहाँ लोकतंत्र आ गया। अब लोकतंत्र में भी आपको क्या चाहिए कि मतलब आप किसको चुनोगे भाई, आप यहाँ क्या हुआ, लोकतंत्र में हर आदमी अपने ऊपर शासन या मतलब सबका अलग अलग है। तो उसमें ये होता था कि आप क्या किए कि लोकतंत्र के अंदर फिर आपको कोई लिखित दस्तावेज की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ लोगों का शासन तो है, ठीक है, लेकिन वो बुनियादी कानून सभी लोग, लगभग लोग माने, मतलब ज़्यादा से, अब ऐसा तो नहीं है कि आप 100% लोग मतलब के लिए, क्योंकि आप लोकतंत्र में भी ये पॉसिबल नहीं है कि 100% लोग अपने ऊपर से, हो सकता है कि जो सरकार में आते हैं वो 50 से 60% तो ये वोटिंग होती है, तो वो अलग बात है। तो यहाँ क्या हो, लोकतंत्र, लोगों का शासन। तो उनके लिए भी तो क्या हुआ कि आपको एक कोई लिखित दस्तावेज चाहिए, क्योंकि बुनियादी कानून ये सभी लोगों के लिए समान हो, ताकि ये आपस में कोई विवाद न हो। जैसे कहें ना कि यहाँ क्या है, बहुत सारे लोग हैं तो उनके अलग अलग धर्म, अलग अलग जात, तो वो क्या इस हिसाब से करेंगे तो कभी लोकतंत्र चल ही नहीं पाएगा, कोई बुनियादी कानून नहीं हो। एक मतलब कहते हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि आपका जो सिग्नल है रेड होता है तो सभी लोग रुक जाते हैं, उसमें कोई धर्म की बात आती नहीं, कोई जाति की बात नहीं, वो एक ऐसा इक्वल लॉ है, बुनियादी लॉ है कि जो ट्रैफिक का, कि जैसे रेड लाइट होती है सारे लोग गाड़ियां अपनी मतलब रोक लेते हैं या खड़े हो जाते हैं, जैसे ग्रीन होता है तो जाते हैं। वो क्या हुआ, एक क्या हुआ आपका, वो कैसा कानून है, वो एक ऐसा मतलब इक्वल लॉ की बात कर रहा है। तो ऐसे एक बुनियादी कानून लोकतंत्र में करने के लिए तो क्या चाहिए भाई, कोई लिखित दस्तावेज हो जिसपे सब विश्वास करें। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान क्या है, लोगों के मतलब अपने जो भी नागरिक मुख्य संविधान पे उनको बिलीव है तो ही आज संविधान चल रहा है। तो वही कि एक ऐसा दस्तावेज चाहिए था कि जो, अब ये लोकतंत्र में क्या हुआ, अब यहाँ पे क्यों
अब संविधान की ज़रूरत पड़ गई, क्योंकि अब एक ऐसा कोई दस्तावेज चाहिए जिस पे सभी लोग क्या करें, रिलाय कर सके, सब मतलब बुनियादी कानून कुछ चाहिए। तो वो आपका फंडामेंटल लॉ, मैंने पहले ही बताया कि फंडामेंटल लॉ आपका यहाँ है, तो ये हो गया। तो संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि लोगों को एक बुनियादी कानून चाहिए था जिस पे सभी लोग ट्रस्ट कर सके। तो वही मैं बताया ना कि आपको एक एग्जांपल दिया कि आपका जब अगर रेड सिग्नल होता है सभी लोग रोकते हैं, तो वो क्या है, उसमें कोई जाति धर्म पंथ इन सब की बात ही नहीं आती, वो सभी के लिए समान है। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें जाति धर्म पंथ सभी लोगों को एक साथ लेके एक बुनियादी कानून बना देंगे। तो वो लोकतंत्र में इसलिए कानून की मतलब जब ये लोकतंत्र आया तो हमारे संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब उसके बाद कैसे संविधान कैसे बना, मतलब इसमें क्या हुआ कैसे, तो शुरू में क्या हुआ कि हमारे यहाँ मतलब जैसे ब्रिटिश इंडिया कंपनी आई तो पहले ऐसे कोई कानून वगैरह की बात नहीं होती, धीरे धीरे क्या हुआ उन्होंने कुछ एक्ट वगैरह बनाए, तो उसी से धीरे धीरे क्या हुआ, एक टाइम पे भाई हमारा देश बहुत समय तक क्या था, अंग्रेजों ने हमारे देश पे राज किया, फिर धीरे धीरे लोगों के अंदर जो वो सारी चीज़ें कि नहीं ये तो हमारे ऊपर गलत तरीके से राज कर रहे हैं, ऊपर से हम ही लोग को मतलब लूट पाट ये सब भी कर रहे हैं, तो धीरे धीरे ये सारी चीज़ें जैसे हुई तो वहाँ पे क्या हुआ कि एक बाद में धीरे धीरे सारी चीज़ें हुई, एक्ट वगैरह आए, फिर उस पर संविधान सभा वगैरह की मतलब फिर भी मतलब हमारे देश के कुछ लोग जो मतलब ठीक बहुत पढ़े लिखे लोग, ऐसे नहीं कोई कानून, तो उन्होंने क्या किया कि मतलब एक संविधान बनाने की संविधान सभा का गठन हुआ। उसके अध्यक्ष वगैरह हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, राजगोपालाचार्य, बहुत ऐसे पंडित जवाहरलाल नेहरू लोग। उसमें क्या हुआ फिर उनके बाद सब लोग का एक समन्वय हुआ, उसमें बहुत सारे लोग जैसे कि आपका बाद में क्या हुआ विभाजन वगैरह हो गया, पाकिस्तान का अपना अलग प्रांत बन गया, फिर ऐसे फिर कैसे बना, तो उनका एक अलग हो गया हमारा अलग हो गया। उसमें हमारे यहाँ 200 मतलब 299 लोग उस टाइम थे, लेकिन संविधान पे जो हस्ताक्षर करने वाले 284 के आसपास, ऑलमोस्ट 288 या 284 लोग क्या किए, वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन पे सिग्नेचर वगैरह किए। तो उसके बाद ये संविधान बनने का प्रोसेस कैसे, मतलब कैसे, तो यही सब कि आपको कुछ कानून चाहिए बेसिक, उसके लिए ये सारी चीज़ें हुई। अब अगला कह रहा है कि संविधान के कार्य क्या है, जैसे कि अब ये सब तो हो गया, क्या संविधान क्या था, तो एक दस्तावेज था, ये सब हो गया, इसके कार्य क्या है। अब कैसे और इसके कार्य पे बात करते हैं कि अब दूसरा जो ये टॉपिक है, एक हो गया क्योंकि मतलब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि अब लोगों को मतलब एक बुनियादी कानून चाहिए था जिस पे वो लोग रिलाय कर सके, और लोगों का लोगों पे शासन। अब राजतंत्र और ये मत्स्य न्याय खत्म हो चुका था, लोग जागरूक हो गए ना, उनका हर एक समाज का अपना धीरे धीरे क्या होता है ग्रोथ होता है, तो उस हिसाब से यहाँ पे अगला क्या है, यहाँ पे इसके कार्य क्या है, संविधान के कार्य होंगे। भाई संविधान अगर है तो उनके कुछ कार्य भी वर्क होंगे ही। तो अगला क्या है, संविधान तालमेल बढ़ाता है और भरोसा दिलाता है। संविधान तालमेल बढ़ाता है, भरोसा दिलाता है, मैं पहले यहाँ पे आप लोग को बता चुका हूँ। यहाँ क्या हो, पहला आप देख लीजिए, संविधान क्या करता है, संविधान तालमेल बढ़ाता है और भरोसा दिलाता है। तो संविधान का काम तालमेल बढ़ाना, मतलब लोग जैसे हमारे देश में क्या एक ही नहीं बहुत सारे मतलब धर्म के लोग हैं, अलग अलग जात के लोग हैं, अलग अलग काम हैं उनके, तो इन सबको क्या करना है कि इन लोग को एक साथ लाना है। तो वो काम कौन करेगा, हमारा संविधान कर भी रहा है आज, या कोई भी हमारे देश का संविधान हो या किसी भी देश का, उसका जो मतलब मेन फीचर है वो क्या करता है, लोगों को एक बुनियादी कानून के मतलब एक ऐसा कानून बना के उनको क्या करता है, सबको एक साथ लाता है। क्या इस एक जैसे ना एक नींव बना दिए, उसके बाद आप क्या कर रहे हो कि छोटा कमरा बड़ा कमरा छोटा मोटा ऊपर नीचे वो कर सकते हो, लेकिन जब नींव बनाते हो तो एक फ्लैट बनाते हो, मतलब समतल एक ही। तो वही क्या है कि जैसे आप यहाँ क्या करते हो, एक बेस बना देते हो, इसके ऊपर मतलब ये चीज़ सभी मानेंगे, इसके इतर बहुत सारी रिलैक्सेशन होती हैं सभी को, वो अलग बात है, लेकिन इस कानून के ऊपर इस कानून का कोई उल्लंघन नहीं करेगा। तो इसमें संविधान तालमेल बढ़ाता है और भरोसा दिलाता है। तो ऐसा अगर कानून आ जाए जिसपे सब लोग लगभग लोग क्या करें, रिलाय करें, हाँ भरोसा करें कि ट्रस्ट है हाँ अपने संविधान पे, तो क्या होगा, तो ये भरोसा जो होता है वो क्या करता है हमारा, कहाँ से आता है, हमारे संविधान में ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस हैं, ऐसे फंडामेंटल लॉ हैं जिसके कारण। तो इसमें मैं बताया ना कि हमारे देश में तो बहुत सारे धर्म जात पंथ अलग अलग काम करने के, एक इवन की किसको क्या कार्य करना है या किसको कितनी संपत्ति रखनी है, मतलब इन सब हर एक चीज़ को कितना किसको संपत्ति रखने का अधिकार है क्या है, वो सारी चीज़ें कहाँ संविधान में ऑलरेडी सारी चीज़ें डिफाइन है। तो उस पर एक सबके लिए ऐसा नहीं क्या, जैसे इसमें संविधान में क्या है आपको प्राण और दैहिक, मतलब आर्टिकल 21 क्या है, सभी के लिए, कोई एक पर्टिकुलर इंसान जीने की स्वतंत्रता किसको है, सबको है। फंडामेंटल राइट की किसी एक के लिए नहीं है, सभी लोगों के लिए है, मतलब आपके जितने भी उस देश के जितने भी नागरिक हैं उनको सभी के लिए फंडामेंटल राइट है।
आर्टिकल 21 मतलब राइट टू लाइफ किसको, सबको है। तो ये क्या करता है, संविधान क्या करता है, एक इक्वल लॉ सबको दे रहा है। यहाँ बात भी इसका आप अगर वो करेंगे, विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, सम प्लस विधान, इक्वल लॉ की बात करता है लगभग। तो ये हो गया। अगला क्या, निर्णय यहाँ क्या कह रहे हैं, निर्णय निर्माण शक्ति की विशेषताएं। इसमें कह रहे हैं कि मतलब कि जो निर्णय मतलब कौन कानून बनाया गया, ये सब जैसे संविधान में है, या संविधान जो भी कानून बनाया गया है, कानून कौन बनाएगा। जैसे आपने कि मैं बताया ना कि लोकतंत्र में क्या होता है, लोग क्या करते हैं, किसी को मतलब अपने द्वारा चुने हुए जो प्रतिनिधि होते हैं उनके द्वारा उनका कानून बनाते हैं, वो हम लोग के लिए कानून बनाते हैं। जो हम लोग किसी प्रतिनिधि को चुनते हैं वही हम लोग को के लिए क्या करते हैं, कानून बनाते हैं। तो यहाँ क्या करें, निर्णय निर्माण शक्ति की विशेषताएं। तो ये मतलब किसको है, मतलब कौन हम लोग के लिए कानून बना सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, एग्जीक्यूटिव कानून कौन बनाता है हम लोग के लिए, कोई भी हो, एग्जीक्यूटिव बनाता है कि जिसको हम लोग चुनते हैं अपने प्रतिनिधि के रूप में, वो जाके वहाँ मतलब संसद में मतलब क्या करते हैं, संसद है हमारे यहाँ, संसद है तो संसद और जो हमारे हम लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो जाके क्या करते हैं, हम लोगों के लिए कानून वगैरह बनाते हैं। तो इसमें उनको और कैसे सरकार बनेगी, यहाँ मतलब कि निर्णय निर्माण में मतलब सरकार कैसे बनाई जाएगी, तो वो भी हमारे किस में वेल डिफाइन है संविधान में कि कैसे सरकार, जैसे संसद का काम क्या है, संसद में आपका क्या, जैसे एग्जीक्यूटिव का काम क्या है कि वो कानून बनाएगी, हम लोग उनको चुनते हैं, वो जाके हम लोगों के लिए या हम लोग के जो भी ज़रूरत है जिस हिसाब से उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, हम लोग को कोई ना कोई लॉ मतलब अगर मतलब कुछ चाहिए तो वो क्या करते हैं, उस लॉ को क्या करते हैं, बनाते हैं। और इसमें सरकार कैसे बनेगी, मतलब कि कोई सरकार कैसे बनेगी, अपने यहाँ जैसे एग्जीक्यूटिव कोई भी सरकार हो तो वो कैसे बनेगी, बनने का प्रोसेस क्या है कि आप कैसे वोट करते हो, फिर उनको चुनते हो, फिर वो जाके वहाँ बैठते हैं संसद में। तो ऐसे क्या हुआ, वहाँ आपका हो गया विधायिका, आपका क्या हो गया कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो ये निर्णय निर्माण की शक्ति मतलब क्या, अपने यहाँ संविधान में बहुत अच्छे से इसको किया गया है कि तीनों को मतलब एक ऐसा नहीं कि किसी को ज़्यादा पावर है, यहाँ सबको इक्वली पावर दिया गया और सब एक दूसरे के समन्वय से चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि किसी को एक बहुत ज़्यादा पावर है, किसी को कम पावर है, नहीं, उसमें क्या है कि सबको इक्वल पावर दिया गया, सब एक दूसरे के साथ काम करती हैं लोगों के लिए। तो ये सब सारी शक्ति कौन देता है, निर्णय निर्माण की शक्ति, ये कौन देता है, किसका काम है, ये संविधान का काम है कि निर्णय निर्माण की शक्ति की विशेषताएं, कौन हम लोग के लिए निर्णय लेगा, सरकार कैसे बनेगी, सरकार में कौन जाएगा, कैसे जाएगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे होगी। सरकार की शक्तियों पर सीमाएं, ठीक है। अब सरकार के मतलब हम लोग किसी प्रतिनिधि को चुन लिए, वो अपना क्या कार्यपालिका या संसद में गया, हम लोग के लिए कोई कानून बना रहे हैं, तो हो सकता है कि अब एक बार हमने चुन लिया तो वो क्या करे कि अपने लिए कुछ ऐसे कानून बनाए, जैसे कि हमारे देश में क्या बहुत सारे धर्म के लोग हैं, तो हो सकता है कि उसमें कुछ ऐसे धर्म के मतलब बहुत सारे धर्म के लोग हैं, तो क्या जो कोई सरकार गई वहाँ पे जो सरकार बनी उसका मानसिकता ऐसा है कि कोई एक ही पर्टिकुलर धर्म को लेकर चल रही है, तो उसमें क्या है कि वो ऐसे कानून बना रही कि एक धर्म के लोगों के लिए फ़ायदा है लेकिन दूसरे धर्म के लोगों के लिए वही कानून क्या है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है कि नहीं, अगर आप मतलब सबसे पहले तो एक फंडामेंटल लॉ तो है ही, आप उन चीज़ों का उल्लंघन तो कर नहीं सकते, और अगर आप उन लोगों के लिए गलत बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन सही नहीं है, मेजर बहुत सारे लोगों के लिए क्या है, हार्मफुल है, तो क्या है संविधान उस चीज़ की मतलब आप अपने शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं करके गलत तरीके से कोई कानून नहीं बना सकते, क्योंकि कौन बैठा है, संविधान है, वो संविधान में वो सारे प्रोविजंस हैं कि आप जो भी ये करोगे तो आपकी शक्तियों पे क्या करेगा, वो अंकुश लगाएगा। ऐसे ही देख लीजिए फंडामेंटल राइट क्यों डाला गया है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट है, मतलब फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कभी भी सरकार नहीं कर सकती। अगर किसी भी चीज़ का उल्लंघन करेगी, और किसके लिए मिला है, मूलभूत अधिकार किसको है, सरकार के मतलब व्यक्तियों को मिला है कि उनके मूल भी जो भी उनके फंडामेंटल राइट हैं उनका क्या कर सकती है, सरकार कभी उल्लंघन नहीं कर सकती। और ये आपके न्यायपालिका ने भी क्या है कि मतलब एक उनका भी मतलब वो है कि सरकार फंडामेंटल स्ट्रक्चर जो है उसको कोई भी कानून बनाएगी लेकिन फंडामेंटल स्ट्रक्चर का मतलब उल्लंघन नहीं कर सकती, फंडामेंटल राइट का उल्लंघन नहीं कर सकती, उसके ऊपर नहीं है सरकार, कोई भी कानून सरकार उसके ऊपर जाके नहीं बना सकती। तो ऐसे फंडामेंटल राइट दे के क्या है, सरकार की शक्तियों को क्या किया है उन्होंने
सरकार की शक्तियों का एक सीमा लिमिट बनाया है कि आप कोई भी कानून बनाओगे लेकिन वो लोगों के लिए होना चाहिए, वो लिमिट होना चाहिए, आप अक्रॉस लिमिट जाके नहीं काम कर सकते। समाज की आकांक्षा और लक्ष्य, तो सरकार को बहुत सारी शक्तियाँ इसलिए भी दी गई कि जो हमारे समाज में क्या है, जिससे हमारे देश भारत को क्या है, जातिगत भेदभाव को ख़त्म करना। वो क्या है, हमारे देश की आकांक्षा है कि भारत क्या चाहता है, भारत चाहता है कि हमारे देश में जो जातिगत भेदभाव वगैरह हैं वो एलिमिनेट हो जाए, ख़त्म हो जाए। और बहुत सारे जो हमारे एलिट मतलब बहुत सारे क्या हैं, डिप्रेस क्लास के लोग हैं, तो जो बहुत सारे हमारे यहाँ की कुछ ऐसे क्लास हैं जो अच्छे खासा उनके पास पैसा है, तो क्या करेंगे, टैक्स के रूप में उनसे पैसा लेके जो हमारे डिप्रेस क्लास के लोग हैं उनके ऊपर क्या करेंगे, खर्चा करेंगे, तो ताकि वो भी मेन स्ट्रीम में आ सकें। मतलब कुछ ऐसे हमारे मतलब जनजाति वगैरह हैं जो बहुत आज भी बहुत ज़्यादा इतने क्या है, वो बहुत डिप्रेस्ड है, मतलब उनको मूलभूत चीज़ें नहीं मिल पा रही, फंडामेंटल जो कुछ नीड होती है लोगों की वो भी उनको नहीं मिल पा रही। तो यहाँ समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य, संविधान ये भी कहता है कि आप क्या करोगे, उन लोगों के उत्थान के लिए सब बहुत सारे ऐसे कानून बनाओगे, बहुत सारे उनके लिए पॉलिसीज़ बनाओगे। तो ये संविधान भी हमारा ये कहता है कि मतलब समाज की कुछ आकांक्षाएं उसको पूरा करने में सरकार की मदद करता है, उनको पावर्स भी देता है, लेकिन यहाँ उनकी शक्तियों पर सीमाएं भी लगाता है। अगला कुछ लक्ष्य, मतलब जो संविधान की ये क्या है, आकांक्षा और लक्ष्य, जो समाज को मतलब ऐसे कुछ हमारे गोल्स हैं कि समाज के उत्थान के लिए वो सारी चीज़ें संविधान क्या करता है, सरकार को पहले पावर देगा फिर उनको देता है, उससे वो क्या करते हैं, उन लोग के अपलिमेंट के लिए बहुत सारे काम करते हैं। तो ये हो गया। अब ये सब हो गया कि उनके ऐसे कार्य हैं, तो ये सारे कार्य हो गए। उसके बाद संविधान क्यों, क्या, कैसे, ये हो गया। अब अगला मैं बता रहा हूँ भारतीय संविधान के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। ये अब इरेज कर देते हैं। अब ये हो गया, ये संविधान की जो सारी चीज़ें बात की, ये पर्टिकुलर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये इंडिया के परिप्रेक्ष्य नहीं, ये हर कोई भी कंट्री हो, आप सब जितने भी कंट्री, उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो एम है वो यही है कि लोगों में समानता है, जो जातिगत नस्ली, जैसे अब अपने यहाँ तो चलो जातिगत भेदभाव है, लेकिन अभी यूएसए में आप चले जाइए, वहाँ क्या है, नस्ली भेदभाव, काले और गोरों का भेदभाव चल रहा है वहाँ पे, कि लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे पे बस सिर्फ ये नस्लवाद, मतलब कि इसके खिलाफ वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस करते थे। ऐसे हम लोग के यहाँ भी कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ही है कि एक फंडामेंटल क्या कर लॉ बना लो, जिससे सभी लोग के उत्थान के लिए काम किया जा सके। और लोगों में क्या बहुत जो भी चीज़ें चल रही हैं, कि वैसे भी आप लोग देख ही रहे हो कि कितने सारे अराजकता वगैरह बराबर अपने यहाँ या कहीं भी होता रहता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन अगर इतना अच्छा ना बनाए हो, तो आज भी कहा जाता है कि भारत का जो संविधान है वो अपने आप में बहुत यूनिक है। इतने सारे लोगों, और देश में आप देखोगे पॉपुलेशन के मामले में तो वो उनका पॉपुलेशन के हिसाब से मतलब फिर भी ठीक है। इंडिया में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, आज तक इंडिया में कोई ऐसा पर्टिकुलर धर्म के आधार पे कोई ऐसा नहीं बनाया गया कि जैसे पाकिस्तान क्या है, वो इस्लामिक कंट्री है, लेकिन भारत ऐसा कभी मतलब वहाँ के अपने यहाँ सेकुलरिज्म मतलब सेकुलर है। आपके जो क्या है प्रियम्बल है ना, उसमें वेल डिफाइंड, आप मैं मतलब कोई संविधान, अपने संविधान के बारे में समझना है तो अपने देश का प्रियम्बल बस देख लीजिए। कोई भी मतलब प्रस्तावना, किसी भी देश का जो संविधान का प्रस्तावना होता है, उसमें क्या अगर आप एक बार उसको देखोगे तो ये लगेगा हाँ ये इस संविधान का क्या स्ट्रक्चर हो सकता है। तो उसमें खुद ही लिखा है, क्या लिखा है कि मतलब धर्मनिरपेक्षता, पंथ निरपेक्ष, मतलब हम लोग किसी मतलब पर्टिकुलर धर्म आइडियोलॉजी नहीं, सभी के लिए भारत जो है वो किसी भी धर्म जात के लोग आके रह सकते हैं और रहते भी हैं, अब सभी लोग हैं। तो वही बताया कि इतने बड़े डाइवर्सिटी में भी इतने अच्छे तरीके से मतलब आज भी बहुत सारी चीज़ें इतने अच्छे तरीके से चल रही हैं। इतना ज़्यादा ह्यूज पॉपुलेशन, आने वाले समय में 1 साल के बाद हम चाइना को भी पीछे छोड़ने वाले हैं भाई, वो तो पता नहीं क्या चल रहा है। हाँ वो पीछे छोड़ ही देंगे। मतलब अभी मैं एक डाटा पढ़ रहा था, तो आने वाले ये 2023 मतलब आपका जो आ रहा है उसमें अब मतलब अभी तक तो चाइना ही हमसे आगे था, अब वो भी पीछे ही रहेंगे। तो कुछ चीज़ों में हम लोग बहुत आगे निकल रहे हैं, कुछ चीज़ों में जहाँ निकलना चाहिए वहाँ नहीं निकल पा रहे हैं। अब वही सब है। तो ये अब अपने भारतीय संविधान, लेकिन वही मैं संविधान की खूबी बता रहा हूँ, जिन लोगों ने संविधान बनाया है उन लोग का सोच मतलब इतना दूरदृष्टि, मतलब आगे उनको पता था क्या दिक्कत होने वाली है, बहुत सारी चीज़ें आज भी थोड़ी बहुत, इसलिए तो संविधान में रिलैक्सेशन है, अमेंडमेंट किया जा सकता है। विशेष बहुमत, कुछ ऐसे मतलब विशेष बहुमत के द्वारा क्या है, आज भी आप बड़े बड़े प्रोविजंस जो भी हैं, आप वही कहते हैं ना, इतना ज़्यादा रिलैक्सेशन दिया है उन्होंने। हमारा संविधान क्या है, बहुत कठोर नहीं है ना तो बहुत लचीला है, मतलब दोनों का समन्वय है
कि आपको ज़रूरत के हिसाब से जो चीज़ें चेंज करनी है वो चेंज कर सकते हो अपने यहाँ, क्योंकि भाई जैसे जैसे आपका समाज बदल रहा है तो आपको क्या है, वो भी चीज़ें तो आपकी बदलेंगी, तो आपको लॉ में थोड़ा बहुत चेंजेस लाना पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हो सकती हैं। वो हमारे जो भी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे भाई, वो उनकी जो सोच थी वो बहुत अच्छी थी, तो उस हिसाब से। अब मैं बात कर रहा हूँ भारतीय संविधान की। कुछ बात भारतीय संविधान पे कर लें, क्योंकि अभी तक हम लोग बताएं तो ये हो गया हमारा। राइटिंग की थोड़ा इशू है यार, यहाँ बोर्ड पे नहीं लिख पाते उतना अच्छे से, वैसे भी बहुत अच्छी राइटिंग नहीं है। भारतीय संविधान, भारत का संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान, भारत का संविधान। तो भारत के संविधान के कुछ फीचर्स की बात कर लेते हैं। मतलब इसमें क्या, अब सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं, शुरू में इसमें 395 है, 300, ये भारत का संविधान हो गया आपका। तो भारत के संविधान में पहले शुरू में क्या था, कितने अनुच्छेद थे आपके, 395 आर्टिकल थे, ये हो गए। उसके बाद कितनी अनुसूचियाँ थी, 8 अनुसूची थी आपकी, अनुसूची हो गई, और ये भाग हो गए आपके। ये जब आपका भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कहा जाता है कि दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान, मतलब अभी तक इससे बड़ा लिखित संविधान कोई नहीं, कोई भी ऐसा दस्तावेज नहीं जो जिसमें 395 आर्टिकल्स हों। मतलब इंडिया का ही कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है जिसमें सबसे ज़्यादा आर्टिकल्स वगैरह हैं, सबसे बड़ा, सबसे लिखित संविधान है। और उसमें कितने मतलब ये आपकी क्या हो गई, अनुसूची हो गई ये, और भाग कितने हो गए, 12। और इसके बाद अभी कितने हैं आपके, ये जो क्या बोलते हैं, ये 25 भाग हो गए हैं, अभी रिसेंट में 25 भाग हो गए हैं। और यहाँ पे आपके 12 अनुसूची हो गई। आर्टिकल मेरे हिसाब से 448 के आसपास हो गए हैं आपके आर्टिकल, जो हो गए हैं वो ये हो गए 448। मतलब ये पहले, बिफोर, आफ्टर, रिसेंट मतलब रिसेंट। तो ये अभी कितने आर्टिकल हैं, 448। अब आपके कितने मतलब अनुसूचियां हैं वो कितनी हो गई हैं आपकी, 12 हो गई हैं। उसके बाद आपके भाग कितने, पहले कितने थे, 12 थे, अब कितने हो गए, 25। तो ये हो गया आपका। ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अभी हाल फिलहाल में कितने ये आर्टिकल्स हैं, ये सब की बात हो गई। अब इसमें मैं बता रहा था कि आपको कि इंडिया का सबसे बड़ा इंडिया का जो संविधान है वो सबसे बड़ा लिखित संविधान है। उसके साथ साथ इसमें सबसे बड़ी चीज़ संविधान में जो देखा जाए, अपने संविधान में क्या है, शक्तियों का जो कहते हैं ना कि सबसे यूनिक चीज़ जो है वो ये है अपने भारतीय संविधान का, कि इन्होंने क्या किया कि अब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, पहले देखिए इसमें किया कि आपको कार्यपालिका है, कार्यपालिका हो गई आपकी पहला। दूसरा हो गया आपका न्यायपालिका, यहाँ हो गया आपका न्यायपालिका। उसके बाद आपका तीसरा क्या हो गया, विधायिका। ये हो गया आपका एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, और ये हो गया आपका लेजिस्लेचर। अब इसमें मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में जब प्रोविज़न किया जा रहा था तो सबसे अच्छा प्रोविज़न जो है वो ये हुआ कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, मतलब तीनों के पावर्स को अच्छे से डिफाइन कर दिया गया। और ऐसा नहीं कि कंट्राडिक्टी की एक पावर ज़्यादा हो जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी कभी, या विधायिका की पावर कहीं ज़्यादा हो जाएगी, नहीं। इन तीनों लोग का मतलब समन्वय, आपस में सबका क्या होगा, समन्वय। मतलब कोई ऐसा नहीं कि अलग अलग काम, ज़रूरत के हिसाब से कार्यपालिका क्या करता है और न्यायपालिका आपका विधायिका एक साथ काम कर लेती है। फिर न्यायपालिका अगर कोई चीज़ें, मतलब इसमें ऐसा नहीं कोई एक पर्टिकुलर बॉडी, जैसे कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव को बहुत ज़्यादा पावर मिल गया, तो क्या होगा कि पावर्स का मिसयूज होने लगेगा। वो जो मन करेगा अपना कानून बनाएंगे अपने हिसाब से। नहीं, अरे भाई तुम कानून कैसे बनाओगे, कार्यपालिका मतलब भले तुम्हें मतलब लोगों ने चुना, तुम आके बैठे, ऐसा नहीं, तुम्हारे ऊपर भी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, संविधान ने फिर न्यायपालिका दे दिया। भाई हमारे यहाँ क्या इंडिपेंडेंट
जुडिशरी है। तो जैसे ये कोई गलत कानून बनाते हैं, ये क्या तुरंत पहुंच जाती है कि नहीं ये भाई तुम गलत कर रहे हो, ये कानून मतलब फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में है या बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट में, तो क्या करेंगे हम स्ट्राइक डाउन कर देंगे। ये पावर है, उस कानून को क्या करता है, एलिमिनेट कर देता है। विधायिका जैसे क्या करती है, एग्जीक्यूटिव कुछ और कर रहा है, विधायिका उसको क्या करती है, उस लॉ को रिव्यू करती है, उसको सारी चीज़ें वो करती है। विधायिका को पावर है कि सरकार कभी जैसे क्या है, अगर सरकार पूर्ण बहुमत में नहीं है तो क्या करेगी, डिसॉल्व कर देगी, गिरा देगी सरकार को मतलब वहाँ से। तो ये सारे पावर्स तो सबको मतलब कोई ना कोई एक दूसरे का समन्वय है ही साथ में। तो ये कहाँ है, हमारे भारतीय संविधान की सबसे अच्छी खूबी कि सेपरेशन ऑफ पावर, मतलब इन सब में क्या है कि सब अलग अलग अपने पावर हैं तो अलग अलग एक दूसरे के साथ मिलके काम भी कर रहे हैं, समन्वय भी है। तो ये सबसे अच्छी चीज़ है, ये है हमारे संविधान में। इसलिए आज हमारा संविधान बहुत सफल है। इसलिए मतलब क्यों सफल, क्यों सक्सेस है, क्योंकि ये सारी चीज़ें कि मतलब कोई स्वच्छंद नहीं है, किसी के पास बहुत ज़्यादा पावर नहीं है, सब अपने आप में अलग पावर है, लेकिन उनके ऊपर भी किसी न किसी का अपना, उनके ऊपर भी कोई ना कोई पावर है कि आप वो नहीं कर सकते। तो ये हो गया। दूसरा हमारे यहाँ अमेंडमेंट में बताया बहुत सारा रिलैक्सेशन है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। आप जब चाहो कोई चीज़ें जैसे ही आपके मतलब समाज में चीज़ें चेंज हुई तो उस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, बदलाव कर सकते हो, अमेंडमेंट कर सकते हो। मतलब हमारा भारतीय संविधान क्या है, लचीला है, न तो बहुत लचीला है ना तो बहुत कठोर है। तो ये भी हो सकता है। जैसे अमेरिका का क्या संविधान है, बहुत कठोर है, वहाँ कोई अमेंडमेंट कोई एक्ट मतलब अगर आप चेंज करना चाहते हो तो बहुत बड़ा प्रोसेस, मतलब बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन यहाँ कर सकते हो, ये है। उसके साथ साथ संविधान का ये हो गया, न्यायपालिका, विधायिका, ये सब सारी चीज़ें बता दी मैंने। तो अब इसमें मैं बताया कि इतने अनुच्छेद हैं, ये अभी इतने हाल में इतने अनुच्छेद हैं। और इसमें ये पहले ही मैं बता दिया कि आपको कैसे संविधान वगैरह बनना, मतलब इसमें कैसे संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था, कैसे मतलब कितने लोगों ने इस पर हस्ताक्षर किया, और ये भारतीय संविधान बना कितने दिन में आपका, इसमें लगा था 2 वर्ष, 2 ईयर 18 मंथ 11 डेज। ये तो ये लगभग आपका 3 साल में जो प्रोसेस 46 मतलब 1946 में बनना स्टार्ट हुआ था। और उसमें कितने टाइम लगे थे, लगभग 2 ईयर्स 18 मंथ 11 डे, मतलब 2 साल 18 मंथ 11 महीने, लगभग आपका 3 साल में आपका कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ। उसके बाद आज तक वो सारी चीज़ें चल रही हैं। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन लचीला है, ये है, इसमें फंडामेंटल राइट वगैरह जो दिए गए हैं वो लोगों के लिए कि हाँ संविधान में क्या है, सरकार उन लोग चीज़ों की मतलब उल्लंघन नहीं कर सकती। तो ये सब बहुत सारी खूबियाँ। अब अगला जो सेशन होगा वो यही होगा, भारतीय संविधान। तो अभी मैं बस ऐसे मोटा मोटी आपको बता दिया थोड़ा कि हाँ इसके बारे में जानते रहे भारतीय संविधान। तो अगला ये समरी में लगभग यही सब चीज़ें हैं कि वो मतलब भारतीय संविधान मतलब कैसे निर्माण हुआ, कैसे बना, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब क्या है, कैसे है, जो इम्पोर्टेंट थे उसके कार्य वगैरह हम लोग बात कर लिए। तो आपका ये फर्स्ट चैप्टर जो था लगभग उसमें चीज़ें कवर हो गई। और अब जो पार्ट सेकंड बना देंगे, अगर आपका मतलब चैप्टर फर्स्ट में कुछ और टॉपिक्स अगर नहीं हो पाए हैं अभी, तो उसका क्या है, अगले पार्ट में बना के उसको आप लोग को अगली एक वीडियो और बना के उसमें मतलब अगली क्लास को कवर कर लिया जाएगा। तो ये हो गया। और ठीक है, अब अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।